नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। और इसीलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आज की सबसे अहम सियासी खबर यह है कि बिहार के विपक्ष के महागठबंधन में दरार आ गई है। कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव की इफ्तार पार्टी का एक तरह से साइलेंट बायकॉट कर दिया है। वहीं साथ ही कांग्रेस ने दिल्ली में एक अहम बैठक भी की है, जिसमें साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अपनी अलग रणनीति पर मंथन किया है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या महागठबंधन में आ गई है दरार और आमने सामने आ गए हैं गांधी परिवार और यादव परिवार। क्या बिहार का विधानसभा चुनाव इंडी गठबंधन का दी एंड साबित होगा, या फिर कांग्रेस की 70 सीट की मांग के सामने घुटने टेक देंगे लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव। लेकिन इसके अलावा एक सवाल और है, ये कि राहुल गांधी ने खुद बना लिया है इंडी गठबंधन को खत्म करने का प्लान। क्या ऐसा है? क्योंकि वो हर राज्य में अपने साथियों को कर रहे हैं किनारे। क्या वो दिल्ली की तरह बिहार में भी खेल करने वाले हैं? तो इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो 2014 के बाद से देश की राजधानी दिल्ली में रोजा इफ्तार पार्टियों के नाम पर होने वाली सियासत की रवायत अब भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन बिहार में अब भी इफ्तार पार्टी के नाम पर खूब सियासत होती है। और इस इफ्तार पार्टी की सियासत के केंद्र में होते हैं लालू प्रसाद यादव। हर साल उनकी इफ्तार पार्टी पर हर राजनीतिक पंडित की नजर होती है, क्योंकि इसमें छुपे होते हैं बिहार की राजनीति के समीकरण। और इस साल तो बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लिहाजा जब इस बार लालू यादव ने इफ्तार पार्टी दी तो इसमें भी कई सियासी संदेश निकले। और ये सबसे बड़ा संदेश ये है कि विधानसभा चुनाव के पहले आरजेडी और कांग्रेस के बीच दरार आ गई है। जानकार ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कल लालू यादव की इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के सभी बड़े नेता गायब नजर आए। हालांकि लालू की इफ्तार पार्टी में मुस्लिम संगठनों, वामपंथी दलों के नेताओं और कांग्रेस के ही कुछ विधायकों ने हिस्सा लिया, कुछ विधायकों ने। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने इस आयोजन से दूरी बनाए रखी। लालू की इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम और पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने दोनों ही ये लोग गायब दिखाई दिए। और इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या अब कांग्रेस और आरजेडी के रास्ते अलग होने वाले हैं? आखिर क्यों आई है गांधी परिवार और यादव परिवार में दरार? इन सारे सवालों का पूरा सच हम आपको आगे बताएंगे। तो कांग्रेस एक तरफ लालू प्रसाद यादव की इफ्तार पार्टी से गायब रही, वहीं दूसरी तरफ वो इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब एक्शन मोड में आ गई है। आज दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में बिहार कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने फीडबैक लिया। इस बैठक में पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार, पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और विधानसभा में पार्टी विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, विधान परिषद में पार्टी विधायक दल के नेता मदन मोहन झा समेत सभी विधायक, सभी विधान परिषद के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद और राज्य के सभी वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया। अब इस बैठक के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का अलायंस टूटने वाला है, या फिर कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने के लिए इस तरह के शक्ति प्रदर्शन कर रही है। लेकिन इतना तो साफ है कि राहुल और तेजस्वी के बीच अब सब कुछ सही नहीं चल रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर इस दरार का पूरा सच क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए, सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने इंडी गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को देने की वकालत की। ये सीधे सीधे इंडी अलायंस में कांग्रेस का कद घटाने की कोशिश थी। इसके बाद आए दिल्ली विधानसभा के चुनाव, जिसमें तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के बदले आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की। दिल्ली में बड़ी तादाद में बिहारी वोटर हैं। जाहिर है कांग्रेस के लिए एक झटके की तरह था। इतना ही नहीं, हाल में ही तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि 1990 के पहले कांग्रेस की सरकारों ने, जो 1990 के पहले कांग्रेस की सरकारें बिहार में थी, उन्होंने बिहार को क्या दिया। गांधी परिवार और यादव परिवार के बीच खटपट की और भी कई वजह हैं। लालू यादव नहीं चाहते कि बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार की एंट्री हो।
शायद वो कन्हैया को तेजस्वी का प्रतिद्वंदी मानते हैं। लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी ने अपने करीबी कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में एक्टिव कर दिया। बल्कि कन्हैया ने इतना ही नहीं, पूरे राज्य में पद यात्रा भी शुरू कर दी। और इसी यात्रा के दौरान कन्हैया ने इशारों में लालू प्रसाद यादव पर उनके बेटे तेजस्वी को आगे बढ़ाने का गंभीर आरोप लगा दिया। नाम नहीं लिया था, लेकिन इशारा या निशाना कहें वो लालू यादव की तरफ ही था। वहीं कांग्रेस और आरजेडी के बीच आई दरार की एक वजह पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी हैं। 2024 के चुनाव में लालू ने पप्पू यादव को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ने दिया था, जिसके बाद निर्दलीय सांसद बने पप्पू यादव ने अब लालू और तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जब पप्पू यादव से ये पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव को इंडी गठबंधन में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार के रूप में आप पसंद करेंगे, तो इस पर पप्पू यादव ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि उन्हें भी मुख्यमंत्री बनने का शौक है। इस तरह पप्पू यादव आए दिन लालू और तेजस्वी पर हमला बोल रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने लालू यादव को भरोसे में लिए बिना अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर राजेश कुमार राम को बिहार का कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया। अखिलेश प्रसाद सिंह को लालू का करीबी माना जाता था। इसके उलट जो नए कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं राजेश कुमार राम ने अभी तक लालू और तेजस्वी यादव से औपचारिक मुलाकात करना भी जरूरी नहीं समझा है। इसी तरह राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस का प्रभार कृष्णा अल्लावरू को दे दिया। और इसके पहले जितने भी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बने वो सबसे पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जाकर मुलाकात करते थे। लेकिन कृष्णा अल्लावरू ने 2 महीने बाद भी, जी हाँ 2 महीने बाद भी लालू से वो मिलने के लिए नहीं गए हैं। अब कृष्णा अल्लावरू का एक बयान सुन लीजिए। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या कांग्रेस आरजेडी की बी टीम है, तो इस पर कृष्णा अल्लावरू ने साफ साफ कह दिया कि इस बार कांग्रेस जनता की ए टीम बनकर काम करेगी। वहीं कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने 23 मार्च को पटना में साफ ऐलान कर दिया कि हमारा लक्ष्य कांग्रेस को राज्य में 1990 वाली स्थिति में वापस लाना है। इतना ही नहीं, पवन खेड़ा कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने के सवाल को टाल गए। चाहते तो वो मना भी कर सकते थे, ये एक बड़ा संकेत है। वहीं आरजेडी की तरफ से बयान आया है कि 2025 विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव ही महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और ड्राइविंग सीट पर आरजेडी होगी। अब कांग्रेस और आरजेडी के बीच वोट बैंक की लड़ाई भी है। कांग्रेस को पता है कि अगर उसे बिहार की राजनीति में खुद को फिर से स्थापित करना है तो उसे एक मजबूत वोट बैंक बनाना होगा। इसलिए कांग्रेस मुसलमानों को अपने पाले में करना चाहती है। बिहार में 17%, जी हाँ 17% मुस्लिम मतदाता हैं, जो पिछले 3.5 दशक से आरजेडी का वोट बैंक माना जाता है। एमवाई समीकरण आपने सुना होगा। जाहिर है कांग्रेस की सेंधमारी लालू जी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा खच्चर फंसा है सीटों के बंटवारे पर। कांग्रेस बिहार में 70, जी हाँ 70 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने पर राजी नहीं है। इतना ही नहीं, वो ये 70 सीटें भी अपनी पसंद की चाहती है, जहां पर उसके जीतने के चांसेस लग रहे हैं वहां पर वो लड़ना चाहती है। लेकिन कांग्रेस के पुराने खराब परफॉर्मेंस को देखकर, 2020 के परफॉर्मेंस को देखकर आरजेडी उसे इतनी सीटें देने को तैयार नहीं है। तो राहुल गांधी के करीबी कन्हैया कुमार इन दोनों बिहार की सियासी पिच पर फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कन्हैया के नेतृत्व में राज्य में कांग्रेस नौकरी दो पलायन रोको पदयात्रा करवा रही है। इस दौरान कन्हैया कुमार जिन मुद्दों को सियासी धार दे रहे हैं उन्हीं मुद्दों को तेजस्वी यादव भी उठाते रहे हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी पूरे बिहार के युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर अपने साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसी रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटी है। वहीं दूसरी तरफ कन्हैया जैसे युवा चेहरे को भेजकर कांग्रेस ने तेजस्वी के युवा पॉलिटिक्स पर भी प्रेशर बनाने का काम किया है, क्योंकि तेजस्वी युवाओं की राजनीति कर रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि महागठबंधन में उनके अलावा कोई बड़ा युवा चेहरा उनके पैरेलल खड़ा हो जाए। अब बदले में कन्हैया भी इशारों में लालू यादव पर अपने बेटे तेजस्वी को आगे बढ़ाने के आरोप लगा रहे हैं। आप भी सुनिए कन्हैया कुमार को। नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, हर कोई अपने बच्चे के लिए परेशान है। जब हर कोई अपने बच्चे के बारे में सोचता है तो मैं बिहार के किसानों, मजदूरों, महिलाओं से यह निवेदन करता हूं कि आप भी अपने बच्चे के बारे में सोचिए और सोचिए कि आपके बच्चों को पलायन क्यों करना पड़ता है, क्यों उनको पढ़ने लिखने के बावजूद नौकरी नहीं मिलती है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह यात्रा बिहार के छात्रों और नौजवानों की यात्रा है। यह यात्रा बिहार की तस्वीर बदलने वाली यात्रा है।
तो कन्हैया कुमार की गुगली से जहां तेजस्वी यादव असहज महसूस कर रहे हैं, वहीं बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के बयान भी आरजेडी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। और रही सही कसर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पूरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आरजेडी पर बाहरी लोगों का कब्जा हो गया है और तेजस्वी यादव खुद से फैसला नहीं ले रहे हैं। आप भी सुनिए कृष्णा अल्लावरू और पप्पू यादव ने क्या कहा। कांग्रेस इस बार बिहार की जनता की ए टीम बन के काम करना चाहती है और संगठन को मजबूत करना चाहती है और आने वाले दिनों में चुनाव में अच्छे परिणाम देना चाहती है। गठबंधन का सीएम कौन होगा यह मिलकर अभी नहीं ना, अभी तो कांग्रेस अपने संगठन के लिए ना काम कर रही है, यात्रा निकाल रही है। अभी तो सीएम की कोई बात है नहीं। जब चुनाव आएगा और चुनाव होगा तो हमारे नेता और एमएलए तय करेंगे कि सीएम कौन होगा। तो वहीं राजनीति के जानकार मानते हैं कि कांग्रेस की तरफ से जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं उससे कांग्रेस और आरजेडी के बीच खींचतान बढ़ सकती है। से जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव पर वो हमलावर है इनडायरेक्टली, तो आरजेडी आईटी सेल भी कांग्रेस के ऊपर हमलावर है। अगर ये खींचतान और बढ़ती है और अभी कांग्रेस के पास रोड मैप नहीं है, और सत्य तो यह है कि कांग्रेस को अगर आज कह दिया जाए कि बिहार में आप 243 सीटों पर चुनाव लड़के दिखाइए, तो इनके पास 243 कैंडिडेट नहीं है। तो शायद कांग्रेस की इसी कमजोरी की वजह से आरजेडी हमेशा कांग्रेस को बैकफुट पर रखना चाहती है और समय समय पर उनके नेता कांग्रेस को यह संदेश भी देते रहे। लालू प्रसाद यादव इंडी गठबंधन की कमान राहुल गांधी की जगह ममता बनर्जी को सौंपने की वकालत कर चुके हैं। वहीं तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि इंडी गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था। पहले आप सुनिए लालू और तेजस्वी यादव के बयान, फिर हम आपको बताएंगे कांग्रेस के साथ लालू और तेजस्वी के रिश्तों का क्या है पूरा सच। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। लालू जी, ममता जी नेतृत्व मांग रही है इंडिया गठबंधन का कि हमको नेतृत्व दे दीजिए। हाँ ठीक है, दे देना चाहिए, हम सहमत। तो देखा आपने, लालू और तेजस्वी दोनों ही राहुल गांधी और कांग्रेस से परेशान हो चुके हैं। आइए अब हम आपको पूरा सच बताते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव कांग्रेस से पिंड क्यों छुड़ाना चाहते हैं। देखिए, बिहार में कांग्रेस के पास ना तो संगठन है ना चुनाव जिताने वाले चेहरे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस यहां आरजेडी पर निर्भर है। उस पर से कांग्रेस इस बार फिर 70 विधानसभा सीटें मांग रही है। 2020 के चुनाव में भी कांग्रेस आरजेडी पर बोझ साबित हुई थी। कांग्रेस बिहार की 70 सीटों पर चुनाव लड़कर महज 19, जी हां, सिर्फ और सिर्फ 19 सीटें ही जीत सकी थी, जो कि पिछली बार से 8 सीटें कम थी। इस तरह से कांग्रेस का बिहार चुनाव में महज जो स्ट्राइक रेट था वो 27%, 27% था। आरजेडी को आज तक ये मलाल है कि अगर कांग्रेस 10 से 15 सीटें और जीत जाती तो शायद तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी मिल सकती थी, मगर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि दूध के जले तेजस्वी यादव इस बार छाछ को भी फूंक फूंक कर पीना चाहते हैं। तो ये बात 2023 की है। बीजेपी का विजयी रथ रोकने के लिए कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने घिसे पिटे यूपीए में फिर से जान फूंकने के लिए इंडी अलायंस के नाम से एक नया गठबंधन बनाया, जिसने 2024 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और बीजेपी बहुमत से दूर रह गई। यानी इंडी गठबंधन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन महज कुछ ही महीनों में सब कुछ बिखरता दिख रहा है और सबके पीछे राजनीति के जानकार राहुल गांधी को खलनायक मान रहे हैं। आखिर इंडी गठबंधन के इस बिखराव के लिए राहुल गांधी क्यों जिम्मेदार हैं, आइए इसका पूरा सच भी जान लेते हैं। देखिए, 2024 के चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस भले ही 99 सीटें जीतकर इठला रही थी, लेकिन सहयोगियों को यह लगने लगा था कि कांग्रेस की यह सफलता उनकी बदौलत मिली है। अखिलेश के पास 37 लोकसभा सीटें थी, जाहिर है उनका कद भी अब बढ़ चुका था। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी को पश्चिम बंगाल में अपने दम पर 29 सीटें मिली, जिससे उन्हें भी समझ आ गया कि वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। फिर इसके बाद हुआ हरियाणा चुनाव का ऐलान। कांग्रेस ने यहाँ लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, सो वो अपनी जीत को पक्का मान रही थी। यहाँ तक कि उसने समाजवादी पार्टी के साथ जो है वो सीटें शेयर करने से भी इनकार कर दिया। लेकिन हरियाणा के नतीजों ने कांग्रेस की सारी हवा निकाल दी और वो बीजेपी के सामने चारों खाने चित्त हो गई। हरियाणा के साथ हुए जम्मू कश्मीर के चुनावों में भले ही इंडी गठबंधन की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सत्ता हासिल कर ली हो, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन
इन चुनावों में बेहद खराब रहा। कांग्रेस ने 39 सीटों पर चुनाव लड़ा यहां पर, लेकिन वो सिर्फ 6 सीटें ही जीत पाई। इसके बाद रही सही कसर महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों ने पूरे कर दी। यहां इंडी गठबंधन के मिनी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 46 सीटें मिली। इसी के साथ यूपी के विधानसभा के उपचुनावों में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ सक्रिय नहीं दिखी और नतीजा ये हुआ कि बीजेपी 9 में से 7 सीटें जीतकर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को बीजेपी ने जमीन पर ला पटका और इसके बाद मिल्कीपुर का उपचुनाव भी जीत लिया। उधर झारखंड में भले ही इंडी की सहयोगी पार्टी जेएमएम सत्ता में पहुंच गई, लेकिन कांग्रेस की तुलना में बाकी सहयोगियों ने उससे बेहतर प्रदर्शन किया। और इसके बाद बारी आई दिल्ली चुनाव की। कांग्रेस ने यहां एक बार फिर इंडी गठबंधन को धोखा दिया और अकेले चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया। कांग्रेस को दिल्ली चुनाव में 0 सीटें मिली, लेकिन वो यहां वोट कटुआ पार्टी बनी और उसने आपको 14 सीटों पर चुनाव हरवा दिया। इस घटना से इंडी अलायंस के बाकी नेताओं का भरोसा कांग्रेस से टूट गया है। तो राहुल गांधी अपनी जिद में एक के बाद एक अपने गठबंधन के सहयोगियों को दूर करते जा रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि वो विपक्ष की राजनीति में बिग ब्रदर है, लेकिन हकीकत में चुनावी आंकड़े कुछ और ही गवाही देते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का जो इलेक्शन ग्राफ है वो तेजी से नीचे गिरा है। लोकसभा चुनाव के बाद पिछले 9 महीनों में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं। यहाँ 5 राज्यों में विधानसभा की जो सीटों की संख्या थी वो 624 है, जिनमें कांग्रेस ने 328 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 75 सीटें जीती। यानी जीत का स्ट्राइक रेट रहा महज 23%। बीजेपी ने 5 राज्यों में 432 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 278 सीटें जीतने में वो कामयाब रही। इस तरह से बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट है 64%। तो ये अंतर है कांग्रेस और बीजेपी का। तो पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 27% ही रहा था। तो इतने खराब आंकड़ों के बावजूद कांग्रेस बिहार में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का दम्भ दिखा रही है। उसके नेता तो ये तक बोल रहे हैं कि उनका लक्ष्य कांग्रेस को राज्य में 1990 वाली स्थिति में लाने का है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सही में बिहार के अंदर कांग्रेस का पुनर्जन्म हो सकता है? आइए सुनते हैं इस बारे में बिहार की राजनीति के जानकार अभिषेक तिवारी का क्या कहना है। इस वक्त कांग्रेस बार्गेन ही करना चाहती है। पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें सिर्फ 17 सीटें जीती थी। इस बार होली मिलन से पहले मुकेश सहनी ने जब से दावा किया कि वो 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जो कि पिछली बार एनडीए अलायंस का हिस्सा थे, तब से कांग्रेस पैनिक मोड में है। कांग्रेस के पास ऐसा कोई बेस वोटर नहीं है पूरे बिहार के अंदर जो उनको राजनीतिक रूप से उस जगह पर पहुंचा सके जहां में वो कह रहे हैं कि 1990 के पहले जिस परिस्थिति पर कांग्रेस थी। जरा हम देखें कि 1990 में हर एक कोर वोटर, चाहे वो सवर्ण हो, मुस्लिम हो, दलित हो, ओबीसी हो, वो सारा फ्रैक्शन जो है वो कांग्रेस के साथ था। अभी ऐसा नहीं है। अभी यादव माइनस ओबीसी बीजेपी का कोर वोटर है। कुर्मी वोटर अगर देखें तो नीतीश कुमार के साथ है। मुस्लिम वोटर सिर्फ इसीलिए कांग्रेस के पास जाता है क्योंकि आरजेडी के साथ अलायंस है। यहां तक कि लास्ट बिहार इलेक्शन में तो मुस्लिम वोट भी कंसोलिडेट नहीं हो पाया था। 5 सीटें ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन को मिली थी। तो यह है बिहार की राजनीति का पूरा सच, और पूरा सच में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे महान स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय पत्रकारिता के पुरोधा गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान का क्या है पूरा सच। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। अरे आगे चले मेरा बाबू आ गया। नानी पहुंच। पूरे 9 महीने का हो गया। 9 महीने? अरे बाप रे। क्यों, क्या हुआ? माँ, 9वें महीने में तो इसके टीके की तारीख थी। अब 2 दिन ट्रेन से सफर करके वापस कैसे जाऊं? अरे तो यही दिला देते हैं ना। पर याद भी तो नहीं कौन सा टीका था। तू भी ना छोटे, अपनी दीदी का टिकट करा दो भाई वापसी का। कहाँ फंस गया यार मैं, एक भी चीज याद नहीं रख पाते। अरे दीदी, मैं आपको ना यूविन ऐप के बारे में बताता हूँ। यूविन ऐप? हाँ, ये देखो। अरे ये तो यूविन ऐप है। अब मुझे बीमारी छू भी नहीं पाएगी, मैं सेफ हूँ। टीके की एक भी खुराक न छूटे, इसीलिए डाउनलोड करें यूविन ऐप। किसी घर के अंदर बालक अपाहिज न हो,
गंभीर बीमारी का शिकार न हो और गरीब माँ बाप को बहुत बड़े आर्थिक बोझ का संकट बनना न पड़े। ये ऐप गर्भवती महिलाओं और शिशु को दिए जाने वाले सारे टीकों का रिकॉर्ड रखेगा और अगले टीके के 3 दिन पहले रिमाइंडर भी देगा। यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। नमस्ते मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज महान स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय पत्रकारिता के पुरोधा गणेश शंकर विद्यार्थी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 25 मार्च 1931 के दिन गणेश शंकर विद्यार्थी की उस समय हत्या कर दी गई थी जब वो कानपुर शहर में हो रहे हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वैसे गणेश शंकर विद्यार्थी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने 1910 के दशक में कानपुर में अपने प्रसिद्ध क्रांतिकारी साप्ताहिक प्रताप की स्थापना की थी। उन्होंने अपने अखबार के माध्यम से भारत के आज़ादी के आंदोलन की मशाल जलाई, जिसकी वजह से उन्हें कई बार जुर्माना भरना पड़ा, मुकदमों का सामना करना पड़ा और यहाँ तक कि जेल भी जाना पड़ा। गणेश शंकर विद्यार्थी पहली बार 1916 में लखनऊ में गांधी जी से मिले और पूरे मन से राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए। इसके अलावा उनके भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों से भी संपर्क थे। 1929 में वो यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए थे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आज ही के दिन गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान किस तरह से हुआ था। तो वो 1931 का साल था और इसी साल 23 मार्च को क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इस घटना से पूरे देश में उबाल आ गया था। खासकर कांग्रेस के जो गर्म दल के युवा कार्यकर्ता थे, उनके अंदर अंग्रेज सरकार के खिलाफ भयंकर गुस्सा था। उन्होंने पूरे देश में फांसी के अगले दिन यानी 24 मार्च 1931 को हड़ताल का ऐलान किया। ऐसी एक हड़ताल का ऐलान कानपुर में भी किया गया। उस दिन कानपुर में भगत सिंह की शहादत के सम्मान में हिंदुओं ने तो अपनी दुकानें बंद कर दी, लेकिन कुछ मुसलमानों ने अपनी दुकानें बंद नहीं की। कांग्रेस के जब कुछ युवा कार्यकर्ता मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम दुकानदारों को समझाने के लिए गए तो उन पर पत्थर, लाठियों और चाकुओं से हमला किया और देखते ही देखते पूरा कानपुर शहर सांप्रदायिकता की आग में जलने लगा। कानपुर में हो रहे इन बेहवा दंगों को रोकने के लिए तत्काल गणेश शंकर विद्यार्थी आगे आ गए। उन्होंने कई मुस्लिम महिलाओं और बच्चों की जान बचाई, लेकिन जब उन्हें ये खबर मिली कि शहर के मेस्टर्न रोड पर बनी मस्जिद के पास चौबे गोला में कुछ हिंदू फंसे हुए हैं, तो वो उन्हें बचाने के लिए वहां पहुंचे, जहां दंगाइयों की भीड़ ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उस दिन कानपुर में क्या हुआ था और किस तरह से गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या की गई, इसका पूरा वर्णन विस्तार के साथ क्रांतिकारी यशपाल ने अपनी पुस्तक सिंहावलोकन में किया है। क्रांतिकारी यशपाल भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के बेहद करीबी साथी और मित्र थे। वो इन दोनों कानपुर में ही थे। क्रांतिकारी यशपाल अपनी किताब सिंहावलोकन के पेज नंबर 403 पर लिखते हैं कि उस समय तक ज्यादातर मुसलमानों में यह गहरी धारणा बन चुकी थी कि कांग्रेस हिंदू राज स्थापित करना चाहती है। मुस्लिम लीग के समर्थक और सांप्रदायिक मुसलमान कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए अंग्रेजों से मदद पाकर देशभक्ति को ठुकराने में ही संतोष पाते थे। क्रांतिकारी शहीदों के शोक में हड़ताल कराने के लिए कानपुर में कांग्रेस प्रमुख रूप से भाग ले रही थी। पुलिस के भड़काने पर मुसलमान कांग्रेस का विरोध करने के लिए हड़ताल में मदद करने के खिलाफ थे। ऐसा व्यवहार यानी मुसलमानों का व्यवहार ब्रिटिश सरकार का कृपा पात्र बनने का भी सरल उपाय था। वहीं आम जनता अपने शहीदों का ऐसा अपमान नहीं सह सकती थी, लिहाजा कानपुर में हिंदू मुस्लिम दंगा शुरू हो गया। गणेश शंकर विद्यार्थी मुस्लिम बस्ती में फंसे हिंदुओं की रक्षा के लिए गए थे। वहां कुछ सांप्रदायिकता में अंधे मुसलमानों ने ही उन्हें चाकू घोंपकर शहीद कर दिया।
तो पूरे 2 दिन तक गणेश शंकर विद्यार्थी का जो शव था उसका कुछ भी पता नहीं चला। 27 मार्च को एक अस्पताल के बोरे में एक लाश वहां पर मिली जिसका चेहरा पूरी तरह बिगाड़ दिया गया था। वहीं लाश के जो हाथ थे वो भी काट दिए गए थे। ये छक्त विषक्त शब्द महान स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी का ही था। इसके बाद कानपुर दंगों की जांच के लिए कांग्रेस ने कमेटी बनाई और उसे कानपुर भेजा। इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसे कानपुर रॉयट्स कमीशन रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गणेश शंकर विद्यार्थी मेस्टन रोड पर बनी मस्जिद के पास चौबे गोला पहुंचे, जहां दोनों तरफ से मुस्लिम दंगाइयों की भीड़ में वो फंस गए। एक चश्मदीद के मुताबिक मुसलमानों की भीड़ में से एक व्यक्ति चिल्लाया कि ये गणेश शंकर विद्यार्थी है, इसे मार डालो, ये बचकर ना जाने पाए। इसके बाद दोनों तरफ से भीड़ विद्यार्थी जी की तरफ दौड़ पड़ी। पास पहुंचकर किसी ने उनकी पीठ पर चाकू से वार किया। वहीं एक व्यक्ति ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, वो वहीं नीचे गिर पड़े। तो ये उस समय कानपुर रॉयट्स कमीशन रिपोर्ट थी जो खुद कांग्रेस पार्टी ने तैयार करवाई थी जांच करने के बाद। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।